नमस्कार। देश के पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव आज हमारे साथ हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि चारों तरफ इस समय अरावली को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। अरावली पर जो हम आजकल इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, जो विवाद हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है या आपने जो सरकार ने जो सिफारिशें दी हैं उनमें कोई कमी रह गई है? एक लोगों के मन में भ्रम क्रिएट किया गया है। देखो सुधीर जी, सबसे पहली बात तो यह है, कोर्टों के जब निर्णय आते हैं तो सामान्यतः ये माना जाता है कि सरकार की कोई कमियां रह जाती हैं तो कोर्टों के द्वारा डायरेक्शन आते हैं, या कई बार ऐसा आता है कोई कैग की रिपोर्ट का, कोई गैप का, कोई भ्रष्टाचार का आता है। इस जजमेंट में पहले ये कहा गया है कि सरकार का जो ग्रीन अरावली मूवमेंट है वो अरावली की सस्टेनेबिलिटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जजमेंट का पार्ट है। दूसरा, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से, जब कांग्रेस के समय में इलीगल माइनिंग होती थी, तब से ये एप्लीकेशन पेंडिंग थी कि भाई अरावली में 4 राज्यों में अरावली है तो इसकी कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग होनी चाहिए, ओनली फॉर द माइनिंग। और पर्पस ऑफ माइनिंग होनी चाहिए तो उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और चारों राज्यों को बैठाकर कहा आप एक यूनिफॉर्म पैमाना करिए कि अरावली क्या होगा। और इसलिए एक डेफिनेशन अरावली और अरावली पर्वत श्रृंखला की आई। तो मतलब अभी तक 4 राज्यों में जो अरावली पर्वत श्रृंखला थी उसकी कोई एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन थी ही नहीं। हर राज्य अपने हिसाब से चल रहा था। हर राज्य, और अरावली में कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। हमने ये तो कोर्ट चाहता था कि कोई यूनिफॉर्मिटी आए। यूनिफॉर्मिटी किस लिए आए कि उसका सबसे पहला कारण था कि अरावली में इलीगल माइनिंग बैन होनी चाहिए। तो जब आपके पास कोई डेफिनेशन है तो उसकी परिभाषा से बाहर जाओगे तो इलीगल माइनिंग। ये मामला कोर्ट में आया कैसे? बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे। ये मामला कोर्ट में कांग्रेस के समय की एप्लीकेशन फाइल थी और उस समय कांग्रेस कोर्ट ने अरावली में माइनिंग पर स्टे लगा रहा और आज भी स्टे है। और इस जजमेंट के बाद भी नई माइनिंग अरावली में अलाउ नहीं है। तो ये जो लोगों का कहना है कि जजमेंट से खुल जाएगा, कुछ भी नहीं खुलने वाला है। कोर्ट ने कहा है कि अरावली पर्वत और अरावली श्रृंखला क्या है। अब जो 100 मीटर की विषय का पर्वत जो है, ये जियोलॉजी की स्टडी है उनको, क्योंकि भूगर्भ शास्त्र वो जानते हैं। और श्रृंखला का अर्थ यह है कि 200 मीटर की अगर पर्वत शिखर है, उनके बीच का 5 किलोमीटर एरिया में वो माना जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अब न्यायालय ने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने हमारे एक मंत्रालय की संस्था है ICFRE, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट एजुकेशन की, उन्होंने झारखंड के सारंडा के जंगल में एक साइंटिफिक माइनिंग का प्लान बनाया। तो उन्होंने कहा चूंकि कार्य बहुत अच्छा किया है, इसलिए एक काम ये करिएगा कि राजस्थान में भी अरावली का डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बने। तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। दूसरा, ICFRE के आधार पे बने और उसमें सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए। बहुत समय से क्या हुआ कि अरावली में माइनिंग करी और लोग गड्ढा छोड़ के चले गए, तो इसका रेस्टोरेशन प्लान भी होना चाहिए। पर मैं वापस भूपेंद्र जी इस चीज पर आता हूं जिस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए कि जो आपने बताया कि 100 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जो पर्वत है उसे अरावली माना जाएगा, जो नीचे है उसे नहीं माना जाएगा। अब इसमें ये कहते हैं कि राजस्थान में अकेले में 91.3% पर्वत जो है वो तो 100 मीटर से नीचे ही है। 12,081 में से 11,033 जो हिल्स हैं वो इसमें क्वालिफाई नहीं करती। तो मतलब आपकी 11,000 जो हिल्स हैं, पर्वत हैं, उनको आप अरावली नहीं मानेंगे। इस डेफिनेशन में अगर 100 मीटर की एक पर्वत श्रृंखला है और 100 मीटर की दूसरी है, उसके बीच का आधा किलोमीटर भी तो पूरा अरावली है, तो वो तो इसमें समाहित हो गई। ऐसा आप मेरी बात समझ रहे हैं? कंटिन्यूटी में है ना, अरावली पूरा कंटिन्यूटी में नहीं है। दूसरा, अगर इसमें भी कोई है तो उन्होंने कहा पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान तैयार करिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान में भी
पहले आप साइंटिफिक तरीके से उसकी सेंसिटिविटी को देखिए, इको सेंसिटिविटी को देखिए, फिर जितना भी अरावली में प्रतिबंधित क्षेत्र है, जितना भी अरावली में प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित क्षेत्र का मतलब है अरावली में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अरावली में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली में रामसर साइट्स हैं, लेक्स हैं, पानी के ओरिजिन के जहां से पानी वाटर बॉडी होती है, और जो इको सेंसिटिव जोन है उनके 1 किलोमीटर तक पूरा प्रतिबंध है। तो ये एरिया तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हाइट है। नहीं, पर फिर भी हम लगभग 1,40,000 ये सब इसी एरिया में किलोमीटर की बात कर रहे हैं। आप मेरी बात समझिए ना, ये सब इसी एरिया में, ये सब इसी एरिया में है। और उसके बाद भी अभी जो माइनिंग होती है 1,43,000 किलोमीटर में केवल 270 के स्क्वायर किलोमीटर में होती है। इसका मतलब है अभी भी जो माइनिंग है 0.19 है, उसमें भी इलीगल माइनिंग है। मैं आपको ये पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज जब प्लान बने, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बनने के बाद उसको आईसीएफआरई से अनुमति लेनी पड़े, तो लीगल माइनिंग के लिए अभी तो आपको डिस्ट्रिक्ट में पता ही नहीं है। जिसने रेवेन्यू अधिकारी ने जहां पर कह दिया आपने वहां पे माइनिंग शुरू करी, कोई एक पहाड़ खड़ा है तो इसमें धरातल से लेकर और ऊंचाई तक है, उसके बीच में आने वाले जितने भी हैं आकृतियां, और उसका जो है जो उसका धरातल लिया जाएगा तो उस जिले का जो न्यूनतम स्तर होगा तो पहाड़ में जो चारों तरफ गोलाकार होता है उसमें होता है। तो और उसमें भी अभी अलाउ नहीं है, पहले इसका स्टडी करनी पड़ेगी। तो और दूसरा कोर्ट से विषय समाप्त नहीं हुआ है, ये डायरेक्शन स्टडी करने का डायरेक्शन है। इसमें ना तो अब आप समझ गए कुछ भी ओपन नहीं हुआ, कुछ भी नया नहीं हुआ, कुछ भी नया एडिशन नहीं हुआ, तो ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 100 मीटर से ऊपर के पर्वत और 100 से नीचे के पर्वत, टोटल अरावली पर्वतमाला में इसका रेशो क्या होगा? इसका रेशो सिंपल ये है कि जो अगर आप क्षेत्रफल को भी अगर आप लगा लेंगे तो 0.19% पे ही माइनिंग है, इससे ज्यादा है ही नहीं। हम तो माइनिंग की बात ही नहीं कर रहे। नहीं, ये तो हम बस ये इसी को गिनने के लिए, इसको गिनने के लिए अभी तक कोई एजेंसी नहीं है, इसी को गिनने के लिए आईसीएफआरई और मैनेजमेंट प्लान दिया। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मान लीजिए अगर राजस्थान में 91% पर्वत 100 मीटर से नीचे है। ऐसा नहीं है जैसा आप मान रहे हो, ऐसा नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्लान आएगा उसी के हिसाब से होएगा। माइनिंग कभी पहाड़ के ऊपर नहीं होती है, आप ये मान करके चलना। और आप ये मान करके चलना अभी जो माइनिंग एरिया है, अभी जो माइनिंग एरिया है उस माइनिंग एरिया के बाहर का, जैसे आप मानिए मान लो सरिस्का का 850 किलोमीटर, कितना 850 किलोमीटर, उस पूरे 850 किलोमीटर तो बैन ही है। उस 850 किलोमीटर से 1-1 किलोमीटर और बैन है। रामगढ़ विजदारी का जितना एरिया है उसके 1-1 किलोमीटर पे पूरा बैन है। शाकुम्भरी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके 1-1 किलोमीटर पे बैन है। तो उनको पहले देखा जाए वो कितना प्रतिशत होता है। ये जो आपने मेरे को प्रश्न किया है ये हमने 4 जिलों का स्टडी भी कराया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा माइनिंग जो है वो राजसमंद जिले में है, उदयपुर जिले में है, गुजरात में बनासकांठा में है और हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है। तो आपको आश्चर्य होगा सबसे ज्यादा संगमरमर की माइने जहां उदयपुर में और राजसमंद में, वहां भी 1.8 और 1.9% से ज्यादा नहीं है। और इसका जो पूरा डेटा है कैसे लोगों के घरों में जो संगमरमर ये लगता है, बिल्डिंग्स पे लगता है, सारा वहीं से आता है। वो भी पूरे राजसमंद का 1.8% है। और मैं आपको चाहूंगा, मैं आपको कल डिटेल इन पेपर लिख करके देता हूं वो मेजरमेंट कैसे है, आप अपने दर्शकों को जरूर बताइए। तो ये जब मैक्सिमम जगह का ये है, और हम इस डायरेक्शन में, देखिए हमारी सरकार 2 चीजों में प्रतिबद्ध है। ग्रीन अरावली के लिए, अरावली अपने आप में एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, अरावली एक सिविलाइजेशन है। अरावली में शहर भी है, अरावली में संस्कृति भी, अरावली में सभ्यता भी है, अरावली में हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ है, अरावली में पवित्र स्थल भी है। उन सबका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो फिर लोग अचानक इतने नाराज आपसे कैसे हो गए? और देखिए कि दिल्ली, अच्छा एक और विषय, राज्यों में आप ही की सरकार है, एक और विषय राजस्थान में, नहीं सूर्य जी, दिल्ली में तो माइनिंग ही अलाउ नहीं है। इवन एनसीआर जोन में फरीदाबाद, गुड़गांव, नू में माइनिंग ही अलाउ नहीं है। रेवाड़ी में 0.1% एरिया में, तो ये हरियाणा की सीमा तक तो केवल महेंद्रगढ़ में, आप मेरी बात समझ रहे हैं। और उसके आगे भी रिजर्व एरिया शुरू हो जाते हैं। पर एक कांग्रेस ने एक झूठ
झूठ और भ्रम को फैलाना शुरू किया। उन्होंने किसी ने डायरेक्शन नहीं बताया। मैंने आज भी कहा है कि कांग्रेस के लोग जो पैराग्राफ 50 डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या गलत है, और मामला तो अभी भी कोर्ट में है। डायरेक्शन अगर उनको गलत लगता है तो वो जाएं और आर्ग्यू करें। पर आपसे सवाल ये बनता है कि मान लीजिए आपको ये फीडबैक जनता का आ रहा है कि जनता इससे खुश नहीं, आप तो राजस्थान से सांसद भी हैं, मान लीजिए जनता को इसमें संशय है या जनता खुश नहीं है इससे, तो सरकार को क्या वापस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए कि भाई आपको संशोधन कीजिए इसमें? का मामला है ही सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी वहां से कहीं गया नहीं है। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सरकार 3 चीजों में प्रतिबद्ध है। हम अरावली के पूरी तरीके से कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के पूरे मेजरमेंट को सख्ती से लागू करेंगे, पर्यावरणीय नियमों को पूरी तरीके से लागू करेंगे, और ग्रीन अरावली का जो हमारा मूवमेंट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जी, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास खुद ही बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं दर्शकों के, और ये सारे लोग वो हैं जो अरावली के आसपास रहते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए अरावली पहाड़ियाँ सिर्फ पत्थरों या पहाड़ों का ढेर नहीं है, ये हमारे पर्यावरण का बहुत अहम हिस्सा है। अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है इन नई व्याख्या के मुताबिक। इससे हमें डर है कि अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और जमीन के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इन दर्शकों को, और मेरे पास बहुत सारे सुनिए, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, जब तक जिला वाइज मैनेजमेंट प्लान ही नहीं बनेगा, जब तक डिस्टिंग्विश होगा ही नहीं, और जब तक ICFRE जैसा इंस्टीट्यूट उसके लिए प्लान नहीं करेगा, कोई माइनिंग वहां पर अलाउ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एक लोगों को ये डर है कि अब आप स्पष्ट कर दीजिए कि कोर्ट का ऑर्डर है, नो न्यू माइनिंग अलाउ। बिल्कुल सही बात है आपकी। लोगों को जो डर है वो ये है कि या तो देखिए यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, रियल एस्टेट यहाँ पर आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन होगा, और पूरी जो इकोनॉमी, अरावली के प्रोहिबिशन और प्रोटेक्टेड एरिया में कोई आ ही नहीं सकता। जो पर्वत 100 मीटर से नीचे हैं, क्या वहां पर ये कंस्ट्रक्शन, ये एक्टिविटीज, माइनिंग, उनका क्या स्टेटस होगा? जब ये अरावली का अलग अलग स्टेटस है। अरावली में एग्रीकल्चर लैंड भी है, गुड़गांव भी अरावली में बसा हुआ है, दिल्ली का भी पार्ट अरावली में बसा हुआ है। अरावली की माइनिंग एरिया को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और जो प्रोहिबिटेड एरिया है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। 90% अरावली का कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली सारे प्रोटेक्शन को हम पूरा करेंगे। माइनिंग पर और ये कंस्ट्रक्शन के काम पर और उद्योगपतियों वाले एंगल पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं और आपके दर्शकों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, नो इलीगल माइनिंग अलाउड इन अरावली, नंबर 1। नंबर 2, हम अरावली के प्रोटेक्शन और ग्रीन अरावली के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। नंबर 3, मैं खुद अरावली में पला बड़ा और रहा हूं। अरावली को मैं एक सिग्निफिकेंटली कल्चरल, सोशल, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अरावली के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए हम प्रतिबद्ध होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, करेंगे। अरावली का कोई एरिया ब्लैंडेड कहीं भी किसी के लिए ओपन नहीं है। जी, जरूरत पड़ी तो क्या वापस सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब इसमें तो बैन है, करवाएंगे? क्या कहें कि माइनिंग खोल दो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइनिंग नहीं करोगे। नहीं, व्याख्या में मान लीजिए लोगों को लग रहा है कि ये 100 मीटर और 100 मीटर से ऊपर जजमेंट में उन्होंने पूरा डायरेक्शन दे दिया है, और फिर भी किसी को विषय है तो सब न्यायालय के सामने रखे। उन्होंने तो कहा नई माइनिंग नहीं होगी, तो हम क्या कहें, नई माइनिंग खोल दो। वो कह रहे हैं कि MSM मतलब इसका माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनाओ, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं बनाएंगे। वो कह रहे हैं ICFRE से अध्ययन कराओ, तो हम क्या कहेंगे, नहीं कराएंगे। हमें तो मैनेजमेंट प्लान, ICFRE का अध्ययन, साइंटिफिक विषय, अरावली का प्रिजर्वेशन, कंटिन्यूटी ऑफ श्रृंखला, उसको तो हमें करना ही है। और श्रृंखला इसीलिए बनाई है कि कंटिन्यूटी ऑफ अरावली में किसी प्रकार का नुकसान नहीं। जी भूपेंद्र जी, तो हम इस डायरेक्शन का पालन करें। जो ये पूरा कैंपेन चला है 2-3 दिन से, और लोग भी इसमें लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी है, और कुछ टीवी एंकर्स भी, मीडिया भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। इसको आपने डिकोड करने की कोशिश की कि ये अचानक से 3-4 दिन में इतनी नाराजगी कैसे आई? मेरा मानना है झूठ के पैर नहीं होते, झूठ कभी टिकता नहीं। सबसे बड़ा डिकोड यही है। पर ये क्यों हो रहा है? ये तो जो करने वाले सोचे। मैं मानता हूं जिंदगी में अंत में सत्य की जीत होती है, बहुत झूठ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी इसमें चेंज करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि लोगों को समझाने में कहीं प्रधानमंत्री जी ने मुझे अरावली के प्रोटेक्शन का दायित्व दिया है,
सच्चे मन से, कर्मठता से उसके लिए जो नीतियों का क्रियान्वयन मेरे स्तर पे होगा वो मैं करूंगा, जो राज्य स्तर की नीतियां राज्य को करवाने के लिए कहेंगे। जी, आप पर्यावरण मंत्री हैं और आप जानते हैं कि पर्यावरण पॉल्यूशन, हम दिल्ली में बैठे हैं, दर्शकों को हम बता दें हम दिल्ली में बैठे हैं और पर्यावरण मंत्रालय में हम इस समय बैठे हैं जहां सर का ऑफिस है, लेकिन हम बाहर हैं, हम ओपन में हैं और AQI दिल्ली में अभी होगा लगभग 300-350 के आसपास इस समय होगा। कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है? देखो, दिल्ली के पर्यावरण के विषय को लेकर के मैं संवेदनशील हूँ और दिल्ली का पर्यावरण अकेले दिल्ली का नहीं है, NCR रीजन का है। पिछले 1 महीने में जो हमारी अथॉरिटी है CAQM, क्योंकि दिल्ली में लंबे समय तक लोगों को एक विषय रहता था पर्यावरण का, तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो NCR में कोऑर्डिनेशन करे। हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा में बिल पास करके CAQM अथॉरिटी बनाई और CAQM अथॉरिटी ने सभी दिल्ली के कॉरपोरेशन के साथ व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर, डस्ट पॉल्यूशन को लेकर, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन की एक्टिविटी को लेकर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक लंबी 1 साल की प्लानिंग बनाई है। सभी राज्य सरकारों की लगातार, मैं आपको एक विशेष इंटरव्यू भी देना चाहूँगा, अलग अलग जो हमारे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, MCD, NDMC के पूरे प्लान CAQM ने इस बार बनाए हैं और दिल्ली के पर्यावरण में जो एमिशन होता है PM 2.5 का, PM 10 का, इसके साथ जो यहाँ के मौसम की कंडीशन होती है उसको मिलाकर के उसके समाधान के लिए ग्रैप की रणनीति को बनाई जाती है, उसके भी एक प्री प्लान तैयार करें। पिछली बार से कंपैरेटिवली सुधार हुआ लेकिन संतोषजनक नहीं है। अगले साल उसकी बेहतरी के लिए पूरे वर्ष का प्लान बना के हम लोग काम, मतलब इस बार अभी जो 1-2 महीना है इस समय नहीं कोई अच्छा रहेगा, नहीं, स्पेशली जो दिल्ली के लोग हैं, नहीं राहत देखिए अगर पिछले सालों की तुलना में है तो बेहतर है, लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए हम दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर काम करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, थैंक यू।